हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो फाइनली आज हम मिल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लास्ट में हमने टॉपिक खत्म कहाँ किया था। ओके, तो हम लोगों ने समितियां की थी। उस समितियों में छोटी और बड़ी समितियां, और उसमें जो जो मेंबर थे हम लोगों ने उसको पढ़ लिया था। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था भारत के संविधान को बनाना। मेनपाल, संदीप, पिंकी, सचिन एंड गोविंद शर्मा, सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक से, जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था। अनफॉर्चुनेटली कल हमारा सेशन नहीं हो पाया था, बट आज सेशन हो रहा है और हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी। बात कर रहे हैं भारत के संविधान को बनाने के लिए। भारत का संविधान जो है बनाने के लिए एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। उसमें उसी कड़ी में हम लोगों ने जो संविधान सभा की टोटल सदस्य बनाए थे, उसमें पहली मीटिंग हुई थी और उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ हल्की फुल्की चीजें बताई थी। और एक व्यक्ति का रोल नहीं है, इसलिए अलग अलग समितियां बना करके हम कार्रवाई को संभालेंगे। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी तो मेन हो ही गई थी, उसके बाद संघीय संविधान समिति थी, जिसका मतलब था कि भाई जो केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार को लेकर के क्या क्या शक्तियां होंगी, वो संघीय संविधान और संघीय समिति में बनाई। राज्यों के साथ डीलिंग करने के लिए कौन कौन सा पैटर्न अपनाना है, राज्य समिति होगी। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक को नाम से ही पता चल रहा है किससे रिलेटेड समिति होगी। प्रांतों से डील करने के लिए जो समिति बनी थी, प्रांतीय समिति थी। किसी समितियों में, अगर दो समितियों में किसी तरह का विवाद हो, दोनों विवादों को ठीक करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसी को हम लोग स्टीयरिंग कमेटी या तथार्थ समिति बोलेंगे। और फिर आखिरी में एक नियमावली समिति है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलती है तो वो संविधान के अनुसार नहीं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलती है कि किस किस नियम से हम क्या क्या चीजें करेंगे। तो ये समितियां, तो उस अलग अलग समितियों का काम अलग अलग थे। इन सब ने अपने अपनी रिपोर्ट बना करके प्रारूप समिति को दिया। प्रारूप समिति जो इनमें सब में हेड थी, प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति को भारत की आजादी के ठीक 2 हफ्ते बाद, यानी 29 अगस्त 1947 को बनाया था, इस अप्रोच से कि आपको ही भारत का संविधान आगे जाकर के बनाना है। तो प्रारूप समिति ने काम शुरू कर दिया। इस प्रारूप समिति ने अलग अलग समितियों से मिलकर के काम किया होगा डेफिनेटली। प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे, जिसमें एक राजेंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और बाकी अन्य मेंबर थे। वो कौन से थे वो मैंने लिस्ट आपको बना दी। सुषमा नरवाल जी, नूनवाल जी, वेरी गुड इवनिंग। अब प्रारूप समिति देखिए आई कब है, 29 अगस्त 1947 को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे एक बात बताओ कि भारत का जो संविधान है वो कब बन करके तैयार हुआ, या ये कह लीजिए दो चीजें हैं, भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ और भारत के संविधान का प्रारूप कब बन के तैयार हुआ, दोनों में फर्क है। जब मैं पूछूंगा कि भारत के संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। आप ये कहेंगे कि सर फरवरी 1948 में भारत का जो संविधान है उसका प्रारूप तैयार हो गया था। लेकिन ये कच्चा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर मुझे ईंट पकानी है। देखिए हम जो घरों में ईंट लगाते हैं वो तो पक्की ईंट है, लेकिन ईंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को मतलब दूसरी चीजों से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसे हम लोग एक जो शेप बनाती है उस ईंट की, उसमें डालते हैं, डाल करके उसको लेवल करते हैं, फिर निकालते हैं, सुखाते हैं। सूखने के बाद उसे हम लोग भट्टी में डालते हैं, भट्टी में वो पकती है और पक करके वो ईंट बनती है कि नहीं। तो भट्टी में डालने से पहले वो क्या होता है, रॉ होता है, कच्चा होता है। भट्टी में डालेंगे तो पक्का होगा। अभी फरवरी 1948 में जो हमने बनाया है वो कच्चा संविधान है, इसलिए संविधान का प्रारूप तैयार है।
लेकिन संविधान के रूप में नहीं। अब आप कहेंगे कि सिर्फ प्रारूप समिति का काम सिर्फ प्रारूप बनाना था, तो इन्होंने तो सिर्फ प्रारूप बनाया है, बाकी जो वो संविधान सभा के अन्य सदस्य हैं वो क्या झुनझुने बजाने तो आए नहीं है, उनका भी काम था संविधान बनाना। अब वो क्या करेंगे, प्रारूप समिति जब प्रारूप बना देगी तो हर पॉइंट पे सिलसिलेवार डिस्कशंस होगी, क्योंकि बिना लोगों से बात किए हुए, चर्चा किए हुए आप संविधान तो नहीं बना सकते। यानी आपने जो प्रारूप तैयार किया है, इस प्रारूप के ऊपर चर्चाएं होंगी और उन चर्चा में भाग लेंगे कौन, जो संविधान सभा के अन्य सदस्य होंगे वो चर्चा में भाग लेंगे। अब ऐसे में जब चर्चा हो रही होगी सिलसिलेवार, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि प्रारूप समिति ने जो 2 पॉइंट्स बनाए हैं, 3 पॉइंट बनाए हैं, 10 पॉइंट बनाए हैं, इसमें मुझे संशोधन करने की जरूरत है कि नहीं? तो संशोधन भी तो होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि जो प्रारूप समिति बोलेगी वही माना जाएगा। वो बनाएंगे, सदन में लेकर के आएंगे, संविधान सभा के सामने लेकर के आएंगे, संविधान सभा में उस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद जब सब ही एक सर्वसम्मति से उसको पास कर देंगे तो वही संविधान का हिस्सा बनेगा। बोलो हाँ या ना? जी सर। तो कितने संशोधन लाए गए? आप कहेंगे 7,653 जो संशोधन है वो लाए गए थे, लगभग 7600 संशोधन। और कितने संशोधन हुए? तो हम कहेंगे सर 2473 संशोधन ही हुए थे। तो काइंड ऑफ लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 1/3 संशोधन ही हो पाए थे। यानी संविधान सभा के जो अन्य सदस्य थे, प्रारूप समिति ने जो प्रारूप बनाया था, उस प्रारूप पे जब सिलसिलेवार डिस्कशन हो रहा था तो कई लोगों ने कहा था कि फलाने पॉइंट में दिक्कत है, उस पॉइंट में दिक्कत है, कोमा आना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, की जगह ये होनी चाहिए। इस तरीके से लगभग 7600 संशोधन लाए गए थे, लेकिन उन 7600 संसद में से मात्र 2473 संशोधन ही सही पाए गए। लगा कि इन्हीं संशोधन को करके हम लोग अपने संविधान को बना सकते हैं, मतलब इन्हीं इन्हीं पॉइंट को ही हम ठीक करेंगे। तो लगभग 2473 पॉइंट ही ठीक किए गए थे। तो ये संशोधन लाए गए और संशोधन हुए। तो अलग अलग डाटा है। पहले ये सवाल पूछे जाते थे, अब एग्जामिनर ने ये सवाल पूछने बंद कर दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, बिल्ली के भागो जब छीका टूट जाए तो कुछ और बात है। नहीं नहीं, आप गलतफहमी में हैं डियर सचिन, अभी मत आइएगा। मैंने कहा कि संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ था और संविधान कब तैयार हुआ था, दोनों में फर्क है। संविधान तो देखिए, प्रारूप तो 1948 में तैयार हो गया था, यानी कच्चा माल तो यहीं तक तैयार हो गया था। पक्का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें संविधान सभा में चर्चा करनी पड़ेगी, और ये चर्चा में तो समय लगेगा ना भाई। तो यही वजह है कि हमारी चर्चा में समय लगा। कब तक सर? हम चर्चा करते करते 26 नवंबर 1949 तक पहुंच गए, और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने प्रारूप तैयार किया था उसको फाइनल अंतिम स्वीकृति मिली संविधान सभा के द्वारा, और इस तरीके से आप कहेंगे कि हमारा संविधान तैयार हो गया। अच्छा, संविधान सिर्फ तैयार हुआ है, संविधान लागू नहीं हुआ है। 26 नवंबर को संविधान तैयार हुआ तो सर इसमें कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स निकल करके आते हैं बेटे? सर इसमें पॉइंट ये निकल करके आते हैं कि इस संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। वैसे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये चीज आपको पता होंगी, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें हैं। जनरली जब आप कोई संविधान की या पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें ना ये पॉइंट लिखे गए होते हैं, तो इसलिए इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बेटा ये 2 साल 11 महीने 18 दिन किस दिन से काउंट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, तब से ही मैं काउंट कर रहा हूं। इसीलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन जब 9 दिसंबर 1946 में डालेंगे तो आप पहुंचेंगे 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? सर इन 3 सालों में संविधान सभा की जो कुल बैठकें हुई, क्या डेली संविधान सभा मिलेगी क्या? नहीं सर, संविधान सभा बीच बीच में गैप भी लेगी। इसलिए हम कहेंगे इन 3 सालों में जो कुल बैठकें हुई संविधान सभा की, वो टोटल 165 दिनों की हुई। टोटल 165 दिनों की कुल बैठकें हुई, और इन 165 दिनों में
114 दिन सिर्फ संविधान के प्रारूप बनाने में लगे। इन 165 दिनों में से 114 दिन सिर्फ संविधान के प्रारूप बनाने में ही लगे थे। ओके सर, इन 165 दिनों में संविधान सभा ने जो कुल सत्र किए थे वो 11 कुल सत्र थे। 11 सत्रों में ये 165 दिनों की मीटिंग हुई थी और आखिरी जो सत्र किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 24 जनवरी 1950 को। 11 सत्रों में ये कुल बैठ के क्लियर हुई थी। हम अब संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने का डिले करेंगे, यानी यहां से 2 महीने जब आप डिले करोगे तो आपकी जो डेट निकल करके आएगी वो आएगी 26 जनवरी 1950। तो ऐसा क्यों हुआ सर, 2 महीने क्यों डिले किया गया, जबकि संविधान तो हमारा पारित हो ही गया था 1900, मतलब तैयार तो हो ही गया था 1949 में। समझाता हूं, संविधान की कुछ चीजें 26 नवंबर को लागू कर दी गई थी, जिसमें आप कहेंगे कि सर जो चुनाव आयोग होगा वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, चुनाव आयोग या चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो। उसके बाद जो नागरिकता के जो क्लॉजेस होंगे वो लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को। और सर इसके साथ साथ 15 अन्य अनुच्छेद जो हैं वो लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर को। ये चीजें लागू हुई थी 26 नवंबर 1949 को। बाकी सारी चीजें जो लागू होंगी वो होंगी 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? ऐसा 2 वजह से हुआ। सबसे पहला कारण आप ये देंगे कि सर भारत का जो संविधान है वो इंग्लिश में तैयार हुआ था। तो इंग्लिश में तैयार हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करना है, और अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो सर मुझे समय लगेगा, और अगर मुझे समय लगेगा तो लगा दीजिए, अगर समय महीना 1.5 महीने का भी लग गया तो वो डेट आ जाएगी 26 जनवरी की। 26 जनवरी की इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम लोग पूर्ण स्वराज्य मनाते हुए आ रहे थे, और आशा करता हूं कि इस पूर्ण स्वराज्य का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा। तो 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज्य मनाते आ रहे थे। अगर 2 महीने का डिले करेंगे तो एक तो हमारा संविधान इंग्लिश से हिंदी में भी तैयार हो जाएगा, और डिले करने की वजह से 26 जनवरी की जो तारीख है वो भी नजदीक आ जाएगी। तो 26 जनवरी 1930 से हम अगर पूर्ण स्वराज्य मना रहे थे, तो अगर हम संविधान लागू कर दें पूर्ण रूप से तो फिर हम पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे, यानी वास्तविक रूप से। तब तो अंग्रेज थे, तब तो हम सिर्फ नाम मात्र मनाते थे। अब संविधान अगर लागू होगा तो फिर हम पूर्ण रूप से संविधान को मनाएंगे, यानी पूर्ण स्वराज्य जो है भारत का होगा। इसीलिए 2 महीने का डिले करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। क्लियर यहां तक की कहानी हुई? जी सर। अब बच्चे 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने से ठीक 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा आखिरी बार मिलेगी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होगी। और ये आखिरी बैठक में ये जो हमारा संविधान है डियर जी, ये है भैया हमारी संविधान की किताब। और सर ये जो संविधान की किताब है, इस संविधान की किताब पे हस्ताक्षर किए जाएंगे। कौन करेगा सर? इस संविधान की किताब पे हस्ताक्षर करेगी संविधान सभा।
और ये जो संविधान सभा है, याद कीजिए जब शुरू में संविधान सभा बनाए थे तो हमने कितने सदस्य बनाए थे? 389 सदस्य बनाए थे। याद कीजिए 3 जून 1947 के बाद इस 389 में से 90 सदस्य जो है वो चले जाएंगे पाकिस्तान संविधान सभा में। बचेंगे कितने? 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में रह जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और यही 299 सदस्य 3 जून 1947 के बाद चलते रहेंगे और 24 जनवरी तक आते आते अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 284 संविधान सभा में ही सदस्य रह जाएंगे। और इन 284 संविधान सभा के जो सदस्य होंगे इस संविधान पे हस्ताक्षर करेंगे। सर जब हस्ताक्षर हो रहे थे तो इस संविधान सभा के जो सबसे फेमस व्यक्ति थे वो थे भारत के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू। इसलिए सब जवाहरलाल नेहरू का इस संविधान के ऊपर, जो मूल संविधान था उस संविधान के ऊपर सबसे पहला हस्ताक्षर होगा। तो फर्स्ट जो साइन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी के। पहला साइन था। और सर इसी पे जो लास्ट साइन था वो था फिरोज गांधी का। पहला साइन नेहरू और लास्ट साइन फिरोज गांधी। लेकिन यह ध्यान रख लीजिएगा कि इन हस्ताक्षर में सबसे ऊपर जो हस्ताक्षर आपको दिखने को मिलेगा सबसे ऊपर वो हस्ताक्षर किसके होंगे? जो संविधान सभा के हेड होंगे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन सर सबसे ऊपर होंगे। हालांकि वो करेंगे आखिरी में, लेकिन साइन सबसे ऊपर उन्हीं के माने गए हैं, या सब साइन सबसे पहले उन्हीं के होंगे क्योंकि वो हेड थे संविधान सभा के। हस्ताक्षर सबसे पहले करेंगे नेहरू जी, आखिरी करेंगे फिरोज गांधी, लेकिन सबसे ऊपर संविधान पे जो हस्ताक्षर होंगे वो राजेंद्र प्रसाद जी के होंगे क्योंकि वो हेड थे इसी वजह से। चलिए आगे करता हूं मैं बात। तो पहली चीज क्या हुई? संविधान सभा ने इस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया, पहली चीज तो ये होगी सर। दूसरी चीज क्या होगी सर? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए। तो नव स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति। और तीसरी चीज जो होगी सर, इसी 24 जनवरी के दिन ही भारत का जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत होगा वो दोनों ही अपनाए जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है, वो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाए गए थे। तो ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। सर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये है राष्ट्रीय गीत और ये है राष्ट्रीय गान। तो जब हमसे सवाल ये आता है कि भैया बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो फिर हम सब नाम लेते हैं सर वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। सर ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये सबसे पहले एक किताब में आया था, उस किताब का नाम था आनंद मठ। वो किताब थी जिसमें वंदे मातरम नाम का जो गाना है वो आया था, या जो गीत है वो आया था। इस आनंद मठ को किसी ने तो लिखा ही होगा। हाँ सर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, या चटर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। क्योंकि बंगालियों में चटर्जी चट्टोपाध्याय, बनर्जी बंदोपाध्याय और मुखर्जी मुखोपाध्याय हो जाता है ना, इज्जत की वजह से। तो इन्होंने ये आनंद मठ किताब लिखी थी। इस किताब में एक विद्रोह का वर्णन है, उस विद्रोह को हम लोग सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो मुझे याद आ रहा है एक जगह कहीं सवाल आया था कि आनंद मठ के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक विद्रोह का वर्णन किया हुआ है, वो विद्रोह कौन सा था?
तो सर उस विद्रोह का नाम था सन्यासी विद्रोह। एक चीज हो गई। तो सर ये तो राष्ट्रगीत की बात होगी। अब आ जाइए राष्ट्रगान के ऊपर। सबसे पहला सवाल यही आता है कि राष्ट्रगान क्या है हमारा। जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है सर। जनगण मन को लिखा कितने था सर, ये भी बड़ी बेतुकी बात है, ये तो हमें पता ही है। जनगण मन को रविंद्रनाथ, देखिए रविंद्र है, ये र के बाद ब है, व नहीं है, रविंद्र नाथ। आप लोग कहेंगे टैगोर, दरअसल ये टैगोर नहीं थे, ये ठाकुर थे, रविंद्रनाथ ठाकुर। दरअसल अंग्रेज जब ठाकुर बोलेंगे तो वो ठाकुर ना निकल करके वो कुछ ऐसा साउंड करेगा। अंग्रेज ठाकुर जब बोलेंगे तो ठाकुर ना होके वो टगोर, टगोर साउंड करेगा। तो इसीलिए रविंद्रनाथ समय के साथ ठाकुर की जगह टैगोर हो गए, तो रविंद्रनाथ ठाकुर थे वो। इन्होंने सबसे पहले जनगण मन लिखा। सर रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये जनगण मन किस भाषा में लिखा। सर इन्होंने सबसे पहले ये बांग्ला भाषा में लिखा। और रविंद्रनाथ को हुई 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखने का गौरव प्राप्त है। और ये भी समझिएगा श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है उस पे इनडायरेक्टली प्रभाव जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का पड़ता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्योंकि वो इनके शिष्य हुआ करते थे। बांग्ला भाषा से सर यही राष्ट्रीय गान जो है हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। अब हमसे सवाल यही आता है कि हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, और इसे ही बांग्ला भाषा से यही राष्ट्रीय गान अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। तो अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया सबसे पहले, हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया। सर इंडियन नेशनल आर्मी के एक बहुत ही फेमस मेजर हुआ करते थे जिनका नाम था आबिद अली, उन्होंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया था। और अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किया था वो ट्रांसलेट किया था खुद रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्योंकि अब आप लोग टैगोर से जानते हैं इसलिए मैं टैगोर ही लिख रहा हूं। तो अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा हुआ है। ये तो घटना है 24 जनवरी 1950 की। लेकिन अब आप कहेंगे सर राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया, सर हमने सुना है एक राष्ट्रीय झंडे के बारे में भी, तो थोड़ा सा सर इस पे भी अगर प्रकाश डाल देंगे तो थोड़ी सी मेहरबानी होगी। जैसे ही मैं राष्ट्रीय झंडे पे प्रकाश डालूंगा तो राष्ट्रीय झंडा जिसे आप लोग तिरंगा भी कह देते हैं, ये तिरंगे का जो डिजाइन था वो पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगले वेंकैया साउथ से आते हैं, उन्होंने ही ये तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। और हम जो राष्ट्रीय झंडा को अपना रहे हैं इसके लिए जो तिथि है वो है 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय झंडा तो हमारा बहुत पहले ही अपना लिया गया था। अब सर ये जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा ये तिरंगा है कि नहीं। सबसे पहले सर केसरिया रंग आता है, उस केसरिया रंग को लिखिए यहाँ पे। ये लीजिए, थोड़ा फीलिंग ले लेते हैं, है ना। और फिर सर आता है ग्रीन, तो ग्रीन लिखिएगा यहाँ पे। और फिर बीच में हमारा रह जाता है व्हाइट। और सर इस व्हाइट के बीच में जो है एक गोल चक्री भी है, थोड़ा सा उस गोल चक्री को देख लेते हैं अगर बनता है तो। इसमें तीलियां हैं जो कि 24 हैं। तो इस तरीके से हमारा जो तिरंगा है वो तैयार हुआ है। कहते हैं हम सर तिरंगा जरूर हैं लेकिन हमारे तिरंगे में 3 कलर हैं,
है कि नहीं? अरे नहीं सर, हमारे तिरंगे में 4 कलर हैं। देखिए, 3 तो आपको दिख ही रहे हैं, केसरिया जो कि सेक्रीफाइस का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। सेक्रीफाइस। ग्रीन सर प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, और सर जो व्हाइट है वो पीस का प्रतीक है, शांति का। लेकिन ये जो ये सॉरी ब्लू कलर है, ये इंटेंसिटी का प्रतीक है, जिसे आप लोग तीव्रता कह देते हैं। सर ये जो गोलाई है, जो व्हील है, ये कंटिन्यूटी का प्रतीक है, लगातार चलने का प्रतीक है। और सर इसमें जो पाए जाने वाले जो 24 स्पोक्स होते हैं, ये एक दिन के जो पहर के रूप में डिवाइड किए जाते हैं, जिसे आप 24 घंटे कह देते हैं। हम कहते हैं ना कई बार 24/7, तो 24 घंटे लगातार चलना ही हमारे देश की नियति है। यानी तीव्रता होगी, कंटिन्यूटी की, 24 स्पोक्स यानी टाइम की बात हो रही है। तो ये हैं इन सारे कलर्स के अपने मतलब। बकायदा कई बार है ना मतलब भी पूछे जाते हैं। वो जमाने चले गए जब पूछे जाते थे कि भाई केसरिया का क्या प्रतीक है, हरे का क्या प्रतीक है। अब वो जमाना आया है जब आपसे पूछा जाता है कि ब्लू कलर का क्या प्रतीक है, और इंटेंसिटी इंस्टेंटिसिटी मतलब कौन सा कलर किस चीज को डिजाइन करता है, और ये जो 24 स्पोक्स हैं ये किसके बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 22 जुलाई 1947 की। पीछे आ जाते हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत हम लोगों ने देख लिया। ये घटना घट रही है कब? 24 जनवरी 1950 को। सर 2 दिन बाद हम क्या करेंगे, इस संविधान को पूरे भारत में लागू कर देंगे, और इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र बन जाएगा। तो भारत का पूरा नाम क्या है संविधान में? थैंक यू सो मच गोविंद शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो सर 24 जनवरी 1950 को क्या होगा सर? भारत का संविधान लागू हो जाएगा, और भारत का संविधान लागू होते ही भारत का जो पूरा नाम है संविधान के अंदर, उसे आप लोग कहेंगे भारतीय गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंग्लिश माध्यम, आज के बाद भारत को आप लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे, और हिंदी माध्यम इसे हम लोग भारतीय गणतंत्र के नाम से जानेंगे। तो इस रिपब्लिक का भी कोई ना कोई एक मतलब होगा, वो हम समय के साथ सीखेंगे। फिलहाल के लिए भारत का पूरा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है सर, ठीक है। संविधान लागू हो गया है, किसके द्वारा, किसकी वजह से संविधान बना? सर बहुत ही फेमस नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी वजह से ही हमारा संविधान बना। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव राम जी जो अंबेडकर हैं हमारे, उनको हम लोग संविधान का जनक भी बोल देते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी लिखने की एक मजबूरी है। और इन्हीं को हम लोग एक नाम और देते हैं, ये आधुनिक मनु भी माने जाते हैं। इनको हम लोग आधुनिक मनु भी कह देते हैं, यानी मॉडर्न इंडिया का मनु। सर ये क्या होता है मॉडर्न इंडिया का मनु का क्या मतलब है, समझिएगा। प्राचीन भारत में कानून से संबंधित जो पहली किताब बनी थी वो मनुस्मृति थी, और उसको बनाया था मनु ने। प्राचीन भारत में कानून की संबंधित किताब मनुस्मृति मनु ने बनाई थी। तो आधुनिक भारत में कानून से संबंधित किताब कौन सी है? संविधान। उसको किसने बनाया, या बनाने का जो ज्यादा क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसलिए अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। तो 26 जनवरी को सर ये कहानी क्लियर होगी हमारी। लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हमारा जो संविधान है उसको बनाया जो तैयार किया गया था वो अंग्रेजी में तैयार किया गया था। अब ये जो किताब है हमारी संविधान की, ये सर अंग्रेजी में तैयार है। इस संविधान से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहली बात है बच्चे, इस संविधान का डिजाइन किसने तैयार किया? पहली बात। और सर इस संविधान को लिखा किसने? लिखा गया। तो इसमें आप आंसर करेंगे सर जो संविधान का डिजाइन तैयार हुआ है वो तैयार किया है नंदलाल बोस ने। शांति निकेतन बहुत फेमस जगह थी आर्ट्स की,
तो नंदलाल बोस वहीं से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने संविधान का डिजाइन तैयार किया। डिजाइन तैयार करा मतलब आप अगर आप देखेंगे ना पेज, तो पेज के साइड में ना आपको बहुत सारे ना डिजाइन दिखेंगे। अगर आप संविधान के पेज को अगर गूगल पे सर्च करोगे तो साइड में डिजाइन होंगे, और बीच में अगर आप देखोगे तो लिखा गया है। थैंक यू सो मच सचिन फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। बच्चे देखिए, खेल तो सारा इसी चीज का है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है ना? तो आपको भी साधुवाद है। और लिखा किसके द्वारा गया है सर? एक बहुत फेमस नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये संविधान लिखा गया, समझ में आ रही है कहानी? लेकिन सर संविधान तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। इसका मतलब है कि हमारा इंग्लिश में लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। लेकिन अगर सर हमसे ये सवाल पूछ लिया गया कि वही संविधान हिंदी में किसने लिखा है, तो सर हम किसका आंसर करेंगे? तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तब आप आंसर करेंगे वसंत कृष्ण वैद्य जी का। तो भारत का जो संविधान हिंदी में तैयार हुआ है वो इन्होंने तैयार किया था। तो सर जो हिंदी में लिखा गया, तो हिंदी में क्या डिजाइन तैयार नहीं हुआ होगा क्या? हाँ, डिजाइन तैयार हुआ है। सेम ही व्यक्ति डिजाइन तैयार करेगा, नंदलाल बोस ही डिजाइन तैयार करेंगे। तो डिजाइन हिंदी और अंग्रेजी का दोनों का एक ही व्यक्ति करेंगे, लेकिन लिखने का काम जो होगा वो अलग अलग व्यक्ति करेंगे। इंग्लिश में प्रेम बिहारी जी करेंगे और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य करेंगे। कहानी क्लियर हुई? जी सर क्लियर हुई, थोड़ी बहुत क्लियर हुई। वापिस आ जाओ। बात किस दिन की कर रहे हैं हम लोग? 26 जनवरी 1950 की। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कितने भाग में बटा हुआ था? भारत का संविधान कितने अनुच्छेद में बटा हुआ था? और भारत का संविधान कितनी अनुसूचियों में बटा हुआ था? तो हम कहेंगे कि भारत का संविधान 22 भाग में बटा हुआ था, 395 अनुच्छेद में बटा हुआ था, और 8 अनुसूचियों में बटा हुआ था। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या डियर जी इस संविधान को जो 26 जनवरी को बना है, आप सोचिए कि बनाया किसने? सर अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने या संविधान सभा ने। वैसे तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेना ठीक नहीं है, एक व्यक्ति नहीं थे, बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन मेन ब्रेन जो है वो अम्बेडकर जी का है, इसलिए अम्बेडकर जी का नाम सबसे पहले आता है या सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी संविधान कोई एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, संविधान सभा पूरी मिल करके बनाएगी। अंडरस्टूड? जब वो संविधान सभा संविधान बनाएगी तो उनके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आज का जो भारत है, यानी 1950 का जो भारत है, उसके अनुसार हम भारत का संविधान बना रहे हैं, लेकिन क्या ये 1950 का संविधान 2022 के भारत जैसा ही होगा क्या, या हम 2022 के अकॉर्डिंग ही संविधान बना रहे हैं क्या? तो उत्तर मिलेगा नहीं सर, 1950 में भारत के अनुसार भारत का संविधान बनाया जाएगा। तो क्या इस चीज का स्पेस होगा कि 2022 में जो लोग होंगे वो अपने हिसाब से संविधान बना सके? तो अम्बेडकर जी ने कहा हाँ, इस चीज का भी स्पेस हमने छोड़ दिया है। जब आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे और उस समय जो भी भारतीय होंगे और अगर उनको लगे कि भारत को अपने हिसाब से बनाना है या भारत के संविधान को अपने हिसाब से चलाना है, तो आप आगे जाकर के इस संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगे कि इस संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ी जा सकती है तो जरूर जोड़िएगा, और अगर आपको लगे कि इस संविधान से कोई चीज हटाई जा सकती है तो आप जरूर हटाइएगा। लेकिन इसके लिए रोल जो होगा सिर्फ और सिर्फ संसद का होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान में संशोधन, यानी अमेंडमेंट जो है वो हो सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। यही संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में लिखा गया है कि किस तरीके से आप भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो डियर जी, अगर समय के साथ संशोधन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आज हमारे संविधान में जो भाग हैं, आप ये कह सकते हैं कि 22 भाग हैं, आप कह सकते हैं 25 भाग भी है। और भारत के संविधान में जो अनुच्छेद हैं सर 395 ही है, आप कह सकते हैं, या फिर 468 भी है। और आज जो अनुसूचियां हैं वो कुल हमारे पास 12 है। और ये जो संशोधन है हमारे पास आज, क्योंकि पहला संशोधन तो 1951 में हुआ था, संविधान तो 1950 में बना था, तो हमारा जो फर्स्ट संशोधन होगा डियर जी, पहला संशोधन वो 1951 में होगा। सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ,
पहला संशोधन तो 1951 में हो गया। तो कुल संशोधन आज हमारे पास कितने हो चुके हैं? 105 कुल संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। तो डियर जी, अगर 105 कुल संशोधन हो चुके हैं तो साफ है कि समय के साथ नई नई ये अनुसूचियां, नए अनुच्छेद और नए भाग जोड़े गए होंगे। इसीलिए आप देखेंगे 25, 468 और 12 है। अब आप कहेंगे सर आपने तो लिखा है कि भाग 22 भी और 25 भी हैं और अनुच्छेद 395 भी हैं, 468 भी हैं। सर ये थोड़ा सा कांटा लगना वाली बात है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, समझाता हूं। भारत के संविधान में भाग 1 है, हाँ सर। भाग 2 है, हाँ सर। भाग 3 है, हाँ सर। भाग 4 है, हाँ सर। भाग 5 है, हाँ सर। और इस तरह से करते करते हम चलेंगे संविधान के भाग 22 तक। ये वो संविधान है जो अंबेडकर जी ने 1950 में बनाया था। अंडरस्टूड। लेकिन समय के साथ क्या होता है, मुझे इस संशोधन करने की जरूरत महसूस हुई, तो मैंने क्या किया, ये जो संविधान का भाग 4 है, इस 4 के साथ मैंने 4A जोड़ दिया। मैंने 9 के साथ 9A और 9B जोड़ दिया और संविधान में भाग 14 के साथ 14A जोड़ दिया। तो एक बात बताइए, यहां पर कहीं पे भी भाग नंबर 23 लिखा गया है क्या? नहीं सर। भाग 4 है, 9 है और 14 है, उनके सब पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाग 22 के बाद कोई भाग नहीं जोड़ा गया, भाग 23 कोई नहीं है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इसी वजह से भाग हम कह देते हैं कि आज भी हमारे पास 22 ही है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि आज हमारे पास भाग 25 भी हैं। फिर आप कहेंगे सर रुकिएगा, आपकी मैथ ठीक नहीं है, आपने तो यहाँ 4 भाग जोड़ दिए। अगर मैं 22 में 4 जोड़ दूं तो सर 26 हो जाएंगे। आपने सर मूर्खता दिखा दी, आपने वहां 25 का रखा है। तो मैं कहूंगा बेटा थांबा थांबा, दरअसल यहाँ पर भाग नंबर 7 था, इस भाग नंबर 7 को समय के साथ खत्म कर दिया गया। तो जब 22 में मैंने 4 जोड़ दिया तो 26 हो गया, और 26 में से 1 मैंने अगर खत्म कर दिया तो कितना हो गया? 25 हो गया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के आपके सर का मैथमेटिक्स सही है। तो भाग जब आप नॉर्मल करते हैं तो 22 ही है, लेकिन जब सब पार्ट जोड़ देते हैं तो 25 है। सेम इसी तरीके से अनुच्छेद हमारे पास 395 ही है, क्योंकि 396 नंबर का कोई अनुच्छेद नहीं लिखा गया है। समझिएगा, 396 नंबर का अनुच्छेद कोई है नहीं। अब जैसे कि आर्टिकल 21 हुआ करता था, 86 में संविधान संशोधन के तहत 21 के साथ 21A जोड़ दिया गया। पंचायतों में आर्टिकल 243 हुआ करती थी, 243 के साथ देखिए 243 ए से स्टार्ट करेंगे, 243 जेड तक जाएंगे, और फिर 243 जेड ए से स्टार्ट करेंगे और फिर 243 जेड जी तक जाएंगे। आप देखिए कितने ही आर्टिकल्स तो 243 में जोड़ दिए गए। तो सर ये सब पार्ट्स हैं, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 396 कोई है नहीं, लेकिन जब हम सब पार्ट्स को जोड़ दें तो लगभग 468 के आसपास अनुच्छेद पहुंच जाएंगे। और फिर अनुसूचियां जो 8 थी उसके साथ साथ अनुसूची आज हमारे पास 12 है। इसका मतलब समय के साथ 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है। एक जोड़ी गई 1951 में, एक जोड़ी गई 1985 में, और फिर 2 जोड़ी गई 1992 में। तो 4 अनुसूचियां समय के साथ जोड़ी। सर थोड़ा सा हमें समझा भी दीजिए, हम सर भाग समझते हैं, अनुच्छेद थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये किताब है, इस किताब में चैप्टर बटे होंगे, तो चैप्टर जो होते हैं वही भाग है। फिर पहला चैप्टर खोलिए, पहले चैप्टर में सर कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, संविधान में उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद शब्द का इस्तेमाल या आर्टिकल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ संविधान की किताब में होगा। संविधान की किताब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई किताब पढ़ रहे हैं कानून से संबंधित, लेकिन वो संविधान की किताब नहीं है, तो उस किताब में आर्टिकल का इस्तेमाल या अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें सेक्शन शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे जब आप लॉ की किताब पढ़ते हैं, आईपीसी की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें आईपीसी के सेक्शंस हैं, आर्टिकल नहीं। आर्टिकल सिर्फ संविधान की किताब में इस्तेमाल होगा, इसके अलावा बाकी हर किताब में सेक्शन शब्द का इस्तेमाल होगा। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? सर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को क्लियर नहीं करते हैं, यानी अपने आप में अधूरे होते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, भारत के संविधान के भाग 1 में चलिएगा, भारत का संविधान का जो भाग 1 है वो अनुच्छेद नंबर 1 है। भाग 1 अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ का क्या मतलब है? अब ये अनुच्छेद तो क्लियर कर नहीं रहा, बोलो हाँ या ना? आर्टिकल 1 जो है ये क्लियर नहीं कर रहा है कि भाई अनुच्छेद का क्या मतलब होगा। समझ रहे हो?
भाग एक अनुच्छेद एक कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। सर राज्यों का संघ का क्या मतलब है भाई, मेरे को नहीं पता, अनुच्छेद एक क्लियर नहीं कर रहा। सर मुझे अगर ये समझना है कि राज्यों के संघ का क्या मतलब है, इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा संविधान की अनुसूची, जिसे मैं शेड्यूल बोलूंगा, वहां पे। और ये शेड्यूल जो है एक में अगर मैं जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि राज्यों का संघ का क्या मतलब है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूचियां क्यों जोड़ी जाती हैं। जब कोई भी अनुच्छेद अपने आप को पूरी तरह से व्याख्यात नहीं करता तो अनुसूची उस चीज को व्याख्यात करने के लिए डाला जाता है। समझ में आ गई कहानी? इसलिए अनुच्छेद अपने आप को क्लियर नहीं कर रहे तो शेड्यूल की बात आती है। आशा करता हूं कि यहां तक मैंने आपको टॉपिक समझा दिया होगा, कहानी हमारी यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं वापस। सर आप बात संविधान की कर रहे हैं? हाँ भाई मैं बात संविधान की ही कर रहा हूं। तो सर ये जो संविधान है जिसमें अंबेडकर जी का अच्छा खासा रोल है, सर इस संविधान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे पहले भारत का संविधान लिखित है। हाँ सर, भारत का संविधान लिखित है क्योंकि हमने हर चीज सोच समझ करके सिलसिलेवार जोड़ी है। तो इंग्लैंड का संविधान तो सर हमने सुना है लिखित नहीं है। क्यों नहीं लिखित है वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है लिखित और अलिखित में। सर भारत का संविधान जो है हमने कई जगह से नकल मारी है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, इसलिए भारत का संविधान जो है उधार का संविधान कहलाता है। यानी हमने कई चीजें अलग अलग देशों से ली है, इसलिए इंडिया का संविधान उधार का संविधान है। उसके बाद सर हम जब आगे बढ़ेंगे, सर भारत का जो संविधान है वो काफी लंबा संविधान है और समय के साथ और लंबा हो रहा है। सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर भारत के संविधान में केंद्र, राज्य, पंचायत, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए हमने एक ही किताब बनाई है। इसलिए अगर मुझे कहीं पे भी बदलाव करना पड़ा, चाहे वो राज्यों में करना पड़ा, चाहे पंचायतों में करना पड़ा या केंद्र में करना पड़ा, हमेशा बदलाव किताब में होगा। और किताब में अगर बदलाव होगा तो किताब सर समय के साथ मोटी होती जाएगी। इसलिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। और आखिरी में सर हमारा जो संविधान है, इस संविधान में देखिए, संविधान को बनाया किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा में ज्यादातर लोग कौन थे? सर वो थे जो वकालत पढ़ करके आए थे। इसीलिए जब हमारा संविधान बनेगा उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा जो आम जनमानस के समझ से बाहर होगा। यही वजह है कि भारत का जो संविधान होगा उसको हम लोग वकीलों का स्वर्ग भी बोलेंगे। इसीलिए भारत का जो संविधान होगा उसे हम वकीलों का स्वर्ग भी बोलेंगे। तो सर कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला था? तो इसमें फिर आप आंसर कीजिएगा। एक सर इंग्लैंड के बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था सर आइवर जेनिंग्स। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स, इन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा क्योंकि सर भारत का संविधान वकीलों ने बनाया था। शब्द जो जोड़े जाएंगे वो बड़े टेक्निकल होंगे, टेक्निकल शब्द को एक आम जनमानस समझ नहीं पाएगा, इसलिए भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग कहलाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर होगी बच्चे? कोई समस्या किसी तरह की? ठीक है सर, उधार का संविधान। तो सर ये उधारी हमने कहां कहां से ली है? बेटा ये उधारी हम लोगों ने अन्य देशों से ली है, मतलब अलग अलग देशों से भी हमने कुछ चीजें उधारी ली हैं। और सर अंग्रेजों का एक बहुत ही खूबसूरत कानून भारत में बना था, ये उधारी हम लोगों ने अंग्रेजों के एक बहुत ही बेहतरीन कानून भारत शासन अधिनियम से भी लिए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा हमने नकल कहां से मारी है? किसी देश से मारी है या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से मारी है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो नकल हमने मारी है भारत शासन अधिनियम 1935 से मारी है। यानी ये समझ लीजिए कि इस कानून का लगभग 60% हिस्सा भारत के संविधान में हूबहू ऐड कर दिया गया है।
इस कानून का लगभग 60% हिस्सा हूबहू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ऐड कर दिया है। यही वजह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के संविधान का आधार माना जाता है। भारत के संविधान का आधार माना जाता है। बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज भारत शासन अधिनियम 1935। तो सर अगली क्लास में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि अन्य देशों से भारतीय संविधान में जो ली गई विशेषताएं हैं, यानी किस देश से हमने क्या क्या लिया है, वो हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगले 1 मिनट में मैं आपसे रूबरू होऊंगा, मुखातिब होऊंगा। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा अन्य देशों से ली गई विशेषताओं पे होगा। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो आज की कहानी को मेरी तरफ से पूर्ण विराम देने का समय आ गया है। चलिए पूछना शुरू कीजिए। ऑलवेज वेलकम गोविंद शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट होना चाहिए सब कुछ। चलिए तो फिर आज की कहानी पे पूर्ण विराम लगाते हैं। कल मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ कि किस देश से हमने क्या क्या विशेषताएं ली है। टिल देन एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच डियर जी फॉर द